8 मार्च 2014 की रात को कुछ ऐसा होता है जिसके जवाब हम आज भी ढूंढ रहे हैं। मलेशियन एयरलाइंस की फ्लाइट MH370 बीजिंग के लिए उड़ान भरती है 12:42 पर, लेकिन वो कभी बीजिंग पहुंचती ही नहीं है। Malaysia Airlines flight MH370 Flight MH370 disappeared en route to Beijing. 70, we are ready, requesting flight number 310 to Beijing. 9 Malaysian 370. तो क्या हुआ उन 227 पैसेंजर्स, 10 क्रू मेंबर्स और पायलट्स का? आज तक इस बात का पता क्यों नहीं लग पाया है? चलिए जानते हैं अनसॉल्व क्रॉनिकल्स पे। 20 मिनट तक ये फ्लाइट सही दिशा में उड़ान भरती है और लगभग 1:08 पे ये मलेशिया कोस्ट लाइन को क्रॉस करके साउथ चाइना सी में एंटर करती है वियतनाम की डायरेक्शन में। 1:08 पे ज़ाहिरी अहमद शाह कोट करते हैं कि वो 35,000 फीट की ऊंचाई पे हैं और वियतनाम की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक उसके 11 मिनट बाद, जो कि 1:19 पे वो वियतनामी एयर स्पेस में एंटर करते हैं। तभी कोलालंपुर एयर ट्रैफिक कंट्रोल उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि प्लीज़ कॉन्टैक्ट वियतनामी एयर ट्रैफिक कंट्रोल। उसके बाद अचानक से MH370 रडार से गायब हो जाती है। उसका पता कहीं भी नहीं चलता है। ढूंढने पर भी उसका कुछ अता पता नहीं चलता है और ये बन के रह जाती है एक बहुत बड़ी मिस्ट्री। वियतनाम एयर स्पेस में एंटर करने के चंद कुछ मिनट बाद ही ये फ्लाइट MH370 अचानक गायब हो जाती है। कोलालंपुर एयर ट्रैफिक इस चीज़ को नोटिस नहीं करती, क्योंकि उन्हें यही लगता है कि शायद ये फ़्लाइट हमारे रडार से कुछ ज़्यादा दूर है और शायद वियतनाम एयर ट्रैफिक कंट्रोल के रडार में ये ज़रूर मौजूद होगी। लेकिन जब वियतनामी एयर ट्रैफिक कंट्रोल इस MH370 से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है तो उनसे कोई कांटेक्ट होता नहीं है। वो बहुत कोशिश करते हैं कांटेक्ट करने की, बट जब कोई भी कांटेक्ट उस फ्लाइट से नहीं हो पाता है तब वो कोलालंपुर एयर ट्रैफिक कंट्रोल को ये चीज़ इन्फॉर्म करते हैं। जनरली ऐसी सिचुएशन में कोलालंपुर एरोनॉटिकल रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर को विदिन 1 घंटे ये चीज़ इन्फॉर्म कर देनी चाहिए थी, लेकिन 4 घंटे बीत जाते हैं और 6:32 पर किसी एमरजेंसी रिस्पांस की शुरुआत होती है। इस समय तक ये प्लेन को बीजिंग पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन कोई भी लैंडिंग होती नहीं है। फिर शुरू होता है एक बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन। ये फ्लाइट मलेशिया से साउथ चाइना सी होते हुए वियतनाम होते हुए बीजिंग की तरफ जा रही थी, इसीलिए सर्च ऑपरेशन की शुरुआत होती है साउथ चाइना सी से। ये एक इंटरनेशनल एफर्ट था जिसमें 34 शिप और 28 एयरक्राफ्ट 7 अलग अलग देशों से इस प्लेन को ढूंढने में लग जाते हैं साउथ चाइना सी के ऊपर, लेकिन कोई भी सुराग इस प्लेन का मिलता नहीं है। फिर 4 दिन बीत जाने के बाद 12 मार्च 2014 को ये पता चलता है कि वो एयरक्राफ्ट सिविलियन रडार से तो गायब हो गया था, लेकिन उसे एक मिलिट्री रडार ने स्पॉट ज़रूर किया था। हैरानी की बात यह है कि ये प्लेन आखिरी बार स्पॉट हुआ था 2:22 पे, लेकिन इसकी लोकेशन साउथ चाइना सी या वियतनाम नहीं था। इसकी लोकेशन थी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के पास। हैरानी की बात यह थी कि ये जगह बीजिंग से बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में थी। तो आखिर वो प्लेन अपोजिट डायरेक्शन में जा क्यों रहा था? कुछ दिनों बाद कुछ और प्रूफ सामने आते हैं सैटेलाइट डेटा के थ्रू, जिसमें ये पता चलता है कि उस फ्लाइट ने एक सैटेलाइट से अपना कनेक्शन बनाने की कोशिश करी थी, जो कि बहुत ही आम बात है एडवांस एयरक्राफ्ट के लिए। जैसे कि फ़ोन हमारे वाईफाई से ऑटोमेटिकली कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस फ्लाइट ने सिर्फ कनेक्शन बनाने की कोशिश करी थी उस सैटेलाइट से, कनेक्शन हुआ नहीं था। इसी वजह से उस फ्लाइट की लोकेशन हमें नहीं पता चली कि एग्जैक्टली उस फ्लाइट की लोकेशन है कहाँ। कुछ साइंटिस्टों ने ये ज़रूर सोचा कि जब उस फ्लाइट ने उन सैटेलाइट से कनेक्शन बनाने की कोशिश करी थी, उस सैटेलाइट ने अपना एंटीना उस फ्लाइट की तरफ ज़रूर टर्न किया होगा। तो उन लोगों ने उस लोकेशन को ट्रेस करने की कोशिश करी। हालांकि एग्जैक्ट लोकेशन तो ट्रेस हो नहीं सकती, लेकिन उन्होंने फिर भी अंदाज़ा लगाने की कोशिश करी। ये प्लेन ने उस सैटेलाइट से 7 बार कांटेक्ट बनाने की कोशिश करी थी, इसीलिए वो 7 पॉइंट को मार्क करते हैं मैप पे कि वो एग्जैक्ट लोकेशन मिल सके कि वहाँ पे कि वो प्लेन एग्जैक्ट था कहाँ। तो इन 7 पॉइंट को अलग अलग टाइम पे मार्क किया गया और इनको नाम दिया गया
द 7 हैंडशेक्स। 7वां पॉइंट वो लास्ट पॉइंट था जब उस प्लेन ने उस सैटेलाइट से आखिरी बार कनेक्शन बनाने की कोशिश करी थी। कुछ और कैलकुलेशन करने के बाद साइंटिस्टों ने एक ग्राफ मैप पे प्लॉट किया और एक आर्क निकल के सामने आया, जिस पे यह अंदाज़ा लगाया गया कि शायद ये प्लेन इस आर्क में कहीं भी हो सकता है। तो उस आर्क को नाम दिया गया द 7th आर्क। ये ओशन का एक वो एरिया था जो कि ऑस्ट्रेलिया से 2000 किलोमीटर दूर था। साइंटिस्ट इस एरिया में ज़्यादा रिसर्च कभी कर पाए नहीं थे। अगर आप मैप में देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि वो सैटेलाइट कहाँ पे मौजूद थी जब उस फ्लाइट ने कनेक्शन बनाने की कोशिश करी थी, और जितना उसमें फ्यूल था उससे एक सर्कल ड्रॉ किया गया, जिससे ये अंदाज़ा लगाया गया कि 7 घंटे के फ्यूल में वो फ्लाइट कहाँ भी जा सकती है। और उसमें एक ग्राफ भी है जिससे आपको ये पता चलेगा जहाँ पे ये माना जा रहा है कि शायद वो फ्लाइट वहीं क्रैश करी थी। अप्रैल 2014 में जितने भी ऑपरेशन ओशन के ऊपर हो रहे थे उन सबको बंद कर दिया गया, क्योंकि ये मान लिया गया कि हो सकता है शायद प्लेन क्रैश कर गया हो। उसके बाद शुरू होता है दुनिया का सबसे महंगा सर्च ऑपरेशन, जो कि कई महीनों और कई सालों तक चलता है। ये लोग कई सालों तक उस आर्क में उस प्लेन को ढूंढते रहते हैं, लेकिन उस प्लेन का कुछ अता पता चलता नहीं है। और लगभग $160 मिलियन खर्च करने के बाद लगभग 3 साल बाद इस ऑपरेशन को बंद कर दिया गया। यह ऑपरेशन एक फेलियर था। प्लेन का कुछ अता पता चलता नहीं है, लेकिन जुलाई 2015 में एक अच्छी खबर सामने आती है जब ये पता चलता है कि शायद एक आइलैंड ऑफ रीयूनियन पे इस प्लेन का पहला टूटा हुआ हिस्सा मिला है। ये एरिया मेडिकेयर के वेस्ट में पड़ता है। अगर आप देखेंगे तो ये प्लेन का एक टूटा हुआ हिस्सा था, फ्लैपेरॉन। उसके बाद 2018 में अमेरिकन कंपनी जिसका नाम था ओशियन इन्फिनिटी, इन लोगों ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जिसका टर्म था नो फाइंड नो फी। अगर ये लोग उस प्लेन को ढूंढ नहीं पाते हैं तो ये लोग कोई फ़ी चार्ज नहीं करेंगे। इन लोगों के पास बहुत ही एडवांस अंडर वाटर सर्वेलेंस इक्विपमेंट्स थे, जिसकी मदद से उस आर्क में ये लोग उस प्लेन को ढूंढना शुरू करते हैं। अनफॉर्चुनेटली बहुत महीनों तक ढूंढने के बावजूद ये लोग भी अपने प्लान में कामयाब नहीं होते हैं और इनका कॉन्ट्रैक्ट भी एक फेलियर था। इसी बीच मलेशियन पुलिस भी अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है और ये पता लगाने की कोशिश करती है कि उन पैसेंजर्स और पायलट का बैकग्राउंड क्या था। क्या ये प्लेन हाईजैक हुआ था या कोई और ही थ्योरी थी। सबसे पहले इस थ्योरी को एज्यूम किया गया कि वो प्लेन रडार से गायब कैसे हुआ। इसका मतलब किसी ने उस प्लेन का ट्रांसमीटर बंद किया था या वो खराब हो गया था। सबसे पहले उंगली उठाई गई कैप्टन ज़ाहिरी अहमद पे। माना यह गया कि शायद उन्होंने ही ट्रांसमीटर बंद कर दिया होगा और उस प्लेन को क्रैश करा दिया होगा, लेकिन वो ऐसा क्यों करेंगे। कुछ लोगों का ये मानना था कि वो अपने पर्सनल इश्यूज़ के चलते डिप्रेशन में थे। कुछ का ये मानना था कि वो उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं था। लेकिन कैप्टन ज़ाहिरी अहमद पे ये सवाल उठाए क्यों जा रहे हैं। हालांकि कुछ पॉइंट्स हैं जो कि इस बात को प्रूव करते हैं, जैसे कि उस प्लेन ने वियतनाम से 180 डिग्री का टर्न लेके अंडमान एंड निकोबार की तरफ बढ़ना शुरू किया था, और ये 180 डिग्री का टर्न ऑटो पायलट पे नहीं हो सकता। इसका मतलब प्लेन में बैठे पायलट ने इसको अंजाम दिया था। दूसरा पॉइंट ये है कि उस पायलट ने जानबूझ के उस प्लेन को थाईलैंड और मलेशिया के एयर स्पेस के बॉर्डर के बीच में से उड़ाया ताकि वो प्लेन दोनों में से किसी एयर स्पेस के रडार में ना आ सके। और तीसरा एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट ये था कि उस पायलट के घर से एक सिमुलेटर मिला था जिसमें एक पाथ बना हुआ था, मे बी अपने गेम खेलने के लिए या प्रैक्टिस करने के लिए। इंटरेस्टिंगली वो पाथ उस पाथ से मैच करता था जिस पाथ से होके वो मलेशियन फ्लाइट अंडमान एंड निकोबार की साइड गई थी। हालांकि इस बात के कोई और ज़्यादा ठोस सबूत तो मिले नहीं। तो दूसरी थ्योरी ये मानी गई कि शायद ये प्लेन हाईजैक किया गया हो। जब उन पैसेंजर्स का बैकग्राउंड चेक किया गया तो उसमें ये पता चला कि उसमें 2 पैसेंजर्स ऐसे थे जो फर्जी पासपोर्ट लेकर ट्रैवल कर रहे थे। उन लोगों ने किसी दूसरे 2 पैसेंजर्स का पासपोर्ट चुराया था और वो लोग कहीं यूरोप में जाके सेटल हो जाना चाहते थे। जब उन लोगों के बारे में और ज़्यादा डिटेल में पता लगाया गया तो ज़्यादा कुछ मिला नहीं। उन लोगों का टेररिस्ट होने का कोई सबूत भी नहीं मिला, और ये बात इंटरपोल ने भी कंफर्म करी कि वो लोग टेररिस्ट नहीं हैं, वो सिर्फ यूरोप में जाके सेटल हो जाना चाहते थे, जो कि पहले मलेशिया से बीजिंग जा रहे थे और फिर वहाँ से बीजिंग से
यूरोप की फ्लाइट पकड़ने का सोच रहे थे, तो इस थ्योरी को भी रिजेक्ट कर दिया गया। तीसरी, जो कि बहुत ही प्रोबेबल थ्योरी मानी जाती है, उस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि प्लेन में शायद कोई कमी आ गई थी, इसी वजह से पायलट ने उस प्लेन को वापस मलेशिया की साइड मोड़ दिया था। और जब उन्होंने ऐसा किया तो प्लेन में ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हो गई थी, जिस वजह से पूरा का पूरा प्लेन बेहोश हो गया। ऑक्सीजन की कमी के कारण पायलट भी बेहोश हो गए, तो वो प्लेन ऑटो पायलट पे चला गया। और जब तक उसमें फ्यूल था वो प्लेन ऑटो पायलट पे चलता रहा, और जैसे ही उसमें फ्यूल ख़त्म होने लगा वो प्लेन ऑस्ट्रेलिया से 2000 किलोमीटर दूर उस आर्क में जाके ओशन में क्रैश कर गया होगा। हालांकि थ्योरी तो बहुत सारी हैं, लेकिन अभी तक इस थ्योरी का भी कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है। कुछ लोग इसे अभी भी टेररिस्ट से जोड़ते हैं, कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि यूएस आर्मी ने उस प्लेन को शूट डाउन कर दिया या रशिया आर्मी ने ऐसा किया। हालांकि इस बात के भी कोई पुख्ता सबूत नहीं है। लेकिन 2022 में एक एरोनॉटिकल इंजीनियर जिनका नाम रिचर्ड गैफरी था, वो ये क्लेम करते हैं कि फाइनली उन्होंने ये कैलकुलेट कर लिया है कि एग्जैक्टली वो प्लेन कहाँ क्रैश किया होगा। दरअसल उन्होंने रेडियो वेव की मदद से उस प्लेन के पाथ का पता लगाने की कोशिश करी, और वो एग्जैक्टली लाई करता था उनके हिसाब से द 7th आर्क पे। हालांकि इस जगह पे पहले एक सर्च ऑपरेशन हो चुका था, उसमें यह भी बताया गया था उसमें नीचे बहुत सारे वॉल्केनोज हैं और बहुत सारे चट्टानें भी हैं, इसलिए डीपली उस एरिया में ज़्यादा सर्च ऑपरेशन हो नहीं पाया था। लेकिन रिचर्ड गैफरी आज भी यही क्लेम करते हैं कि अगर उस जगह पे 4 किलोमीटर नीचे अगर उस प्लेन को ढूंढा जाए तो वो प्लेन आज भी वहीं मौजूद होगा। हालांकि स्टोरीज तो बहुत हैं, थ्योरीज बहुत हैं, लेकिन ये भी सच्चाई है कि ये आज भी एक मिस्ट्री है जो कि सुलझ नहीं पाई है। बहुत सारे पैसे खर्च करे गए, बहुत सारे सर्च ऑपरेशन किए गए, लेकिन MS-370 आज भी रहस्यमयी तरीके से गायब है।